बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर ज़हूर सलीम रफ़ीक साहब के साथ हाज़िर हूँ। आज का अस्सलाम टॉपिक वालेकुम। बड़ा मज़ेदार है। वालेकुम सलाम सर। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमें टाइम देते हैं अपने कीमती टाइम में से, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और इस टॉपिक के अंदर हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे गिट या गिट लैब का इस्तेमाल। और वो इस्तेमाल इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, एक सेटअप बनाना है आज के सेशन में, जिसके अंदर हम CI/CD पाइपलाइंस को सेटअप करेंगे। CI/CD मैंने पास्ट सेशंस में सलीम साहब के साथ हमने एक्सप्लेन किया था कि है क्या। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, ये प्रोसेस है डेवऑप्स एनवायरनमेंट का। इस प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन हम बिल्ड कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन जो बिल्ड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम रोज़ उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उन सारों का रिकॉर्ड रखना और हर चीज़ को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ये कैसे मुमकिन है? उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को जो हमने इंटीग्रेट किया उसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट रन करना। मिसाल के तौर पे ये चेक करना कि जो इंटीग्रेशन हमने की है उसमें कोई बग्स तो नहीं है, उन बग्स को कैसे फिक्स किया जाए और फिक्स करने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेज में हम डिप्लॉय भी करें। तो इस काम के लिए हमने एक सेशन किया था 2 हफ्ते पहले, एग्ज़ैक्टली 2 हफ्ते पहले सर, जिसमें हमने जी। बात की गिट क्या है। सलीम साहब ने और मैंने कोशिश की थी कि आपको एक्सप्लेन करें कि गिट सॉफ्टवेयर क्या है और गिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ होस्टेड गिट लैब सर्वर की। सेल्फ होस्टेड से मुराद ये है कि एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर मैं अपने पास, अपने क्लाउड के ऊपर सेटअप कर सकूं। अपने क्लाउड से मुराद ये है, चाहे वो क्लाउड हमारा हमने टेनेंट के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे वो अज़ूर क्लाउड है, चाहे वो गूगल क्लाउड है, चाहे वो आपका क्लाउड है अमेज़न वेब सर्विसेज़, चाहे हम बात करें डिजिटल ओशियन की या चाहे हम बात करें लिनोड की। तो आज के इस सेटअप में जो हम क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है लिनोड क्लाउड। थैंक यू वेरी मच निलोड, आपने ये हमें सेटअप करने के लिए सपोर्ट किया। अच्छा, इसके अंदर हम करेंगे क्या? इसके अंदर हम इंशाल्लाह एक सेटअप कॉन्फ़िगर करेंगे जिसमें हमारा अपना गिट लैब सर्वर होगा, कुबरनेटिस क्लस्टर होगा और उन दोनों की इंटीग्रेशन होगी और इंटीग्रेशन के दौरान जितने मराहिल हमें तय करने हैं, हम सारे तय करेंगे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन आपके सामने शेयर करता हूँ। जी, आई होप प्रेज़ेंटेशन आप सबको नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, सब दोस्तों को वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। जी, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेटिंग अप गिट लैब एंड कुबरनेटिस फॉर CI/CD पाइपलाइन। हाँ, CI/CD पाइपलाइन। इसमें एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ मैं आपको सर प्लीज। कि जस्ट फॉर दोज हु आर बिगिनर्स कि ये क्यूबरनेटीज और लिनोड और गिटलैब किस प्रोसेस में कहाँ पे फिट आते हैं, यानी कि शुरू में एक अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को तो कहाँ पे ये फिट आएंगे? सर बिल्कुल, मैं आगे मैंने ये प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है और ये सारा मैं अभी करके दिखाता हूँ अच्छा। इंशाल्लाह। सर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि लिनोड हमारा इस वक्त क्लाउड प्रोवाइडर है। अच्छा, ये सेटअप हम अपने पास, अपने एनवायरनमेंट में, अपने डेटा सेंटर पे भी कर सकते हैं। इवन दो अगर ये सेटअप हम करना चाहें तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं, इसके लिए क्लाउड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सारा सेटअप आपको पब्लिकली एक्सेसिबल और जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है जो दुनिया में फैली हुई है, उनको दिखाने के लिए सेटअप, उनको मैनेज करने के लिए सेटअप कर रहा हूँ। तो ये सेटअप मैं क्लाउड के ऊपर लेके जा रहा हूँ और उस क्लाउड का नाम मैंने अर्ज किया है लिनोड। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ें क्या-क्या हम करेंगे? तो सबसे पहले जी हम लिनोड क्लाउड के ऊपर जाएँगे, ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा एक अकाउंट है, उस अकाउंट के ज़रिए हम लॉगिन होंगे और वीएम्स क्रिएट करने के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्चुअल मशीन बनाना देखेंगे। उस वर्चुअल मशीन का कोई पब्लिक आईपी होगा, उसके ऊपर कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हम देखेंगे और उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हुए उसके ऊपर हम गिट लैब सर्वर
सेल्फ होस्टेड हमारा अपना इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद लिनोड क्लाउड के ऊपर जाके हम दोबारा GitLab सर्वर को सेटअप करेंगे, सॉरी कुबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप करेंगे। कुबरनेटिस क्लस्टर से मुराद ये है कि वो पूरा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ये चीजें चलाएंगे इस क्लाउड के ऊपर, तो वो हम सेटअप करेंगे। उसके बाद हम एक और मशीन बनाएंगे ताकि हम कुबरनेटिस का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से एक्सेस कर सकें। कम कर तो हम अपने पास से भी कर सकते हैं, मैं अपनी मशीन से भी एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन मैं एक प्लेन मशीन के ऊपर ये करूंगा ताकि किसी किस्म की कोई क्वेश्चन ना रहे कि भाई मेरी मशीन पे हो सकता है पहले ही कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई हो जिसकी बेस पे वो सेटअप में एक्सेस कर रहा हूं। तो हम बिल्कुल प्लेन मशीनों से स्टार्ट करेंगे ताकि जो देखने वाले दोस्त हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये हो क्या रहा है, उनको बिल्कुल स्टार्ट से ये बात समझ आए। इसके बाद हम करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे हमारे GitLab सर्वर को हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ। ये इंटीग्रेशन जो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, इसके अंदर ये चीज हमने ख्याल करनी है कि हम इस सेम इंटीग्रेशन के थ्रू किसी भी किसी भी क्लाउड के ऊपर GitLab सर्वर सेटअप करके कुबरनेटिस सेटअप करके अपने सेल्फ होस्टेड एनवायरनमेंट में अपने डेटा सेंटर में ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो GitLab का रनर के तौर पे काम करता है, हम उसको भी सेटअप करेंगे अपने कुबरनेटिस के क्लस्टर के ऊपर, और कुछ और सर्विसेज भी सेटअप करेंगे। इसके साथ हम इंग्रेस कंट्रोलर भी सेटअप करेंगे। इंग्रेस से मुराद ये है कि कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर जब बाहर से ट्रैफिक आए तो वो ट्रैफिक कैसे आएगी। तो ये आज का हमारा बेसिक इन्वायरमेंट होगा। इस इन्वायरमेंट के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे तफसील से ये सारी चीज़ें, और ये सब कुछ हैंड्स ऑन होगा, और आई होप कि इतना इजी हम करेंगे कि आप सबको ये समझ आए। अच्छा, एक तो चीज़, ये वीडियोस भी अवेलेबल होंगी आप सबके पास यूट्यूब के ऊपर। हमारी लिस्ट इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आ जाएगी, और ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल होगी। सर आप फरमाएं। हाँ, तो मैं बेसिक यही दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा था कि बाय डेफिनेशन गिटलैब तो ये है कि आपका डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट, आपकी जितनी भी वर्जन कंट्रोल एक्सेट्रा वो है। कुबरनेटीज में ये आ जाएगा कि आपका जितना भी सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी मैनेजमेंट और आपकी एप्लीकेशंस और उनकी मैनेजमेंट और ट्रैफिक की मैनेजमेंट और डेटाबेस की ये है। स्टोरेज की और मैनेजमेंट, क्लस्टर स्टोरेज की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। जी हाँ। और फिर लिनोड जो है वो आपका क्लाउड है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आपका ये होस्टेड एनवायरनमेंट होंगे होस्ट हुआ। ठीक है। जी। और इसके अलावा एक और चीज है जो डॉकर हब के ऊपर पड़ी होगी, ये आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लिनोड क्लाउड के ऊपर नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे कंटेनर रजिस्ट्री के तौर पे। कंटेनर रजिस्ट्री क्या है? कंटेनर रजिस्ट्री, रजिस्ट्री सर ऑब्वियसली एक ऐसी चीज जिसके ऊपर हम जाके कोई चीज जमा करवा देते हैं, और जब हमें वो चाहिए होती तो वहां से वो वापस ले आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम डॉकर के इमेजेस बिल्ड करते हैं, डॉकर का इमेज बिल्ड करने का मतलब ये है कि हमने वो अपना जो सॉफ्टवेयर हमने चलाना है उसको एक पैकेज के अंदर डाला, उस पैकेज के अंदर उसको चलाने के सारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डाले, और उनको हमने स्टोर करवा दिया डॉकर रजिस्ट्री के अंदर। सो उसका एड्रेस है hub.docker.com, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और वहां से हम बाद में उस रजिस्ट्री को एक्सेस करेंगे, सॉरी उस रेपो को एक्सेस करेंगे, और उसमें से अपना इमेज निकालेंगे, और उस इमेज को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सो ये सर पूरा साइकिल है, इस साइकिल को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। सो जी, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि हम linode.com पे जाएंगे क्लाउड के ऊपर, और अपनी वीएम क्रिएशन करेंगे GitLab सर्वर के लिए। सो मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ, linode.com, मैं इसके ऊपर चला गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आपने ट्राई नहीं करना बार बार। ओ, ये तो पासवर्ड मुझे भी नहीं याद।
जबरदस्त बात है। अच्छा, मुझे सर 1 मिनट पासवर्ड देखना पड़ेगा। गुड वन। देख लें, बिजी स्केड्यूल में यही होता है। अच्छा, इतनी देर सर इसको मैं देखता हूँ, इतनी देर हम ज़रा-सा इसके ऊपर गौर करते हैं, इस साइकिल पे। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। तो ये बड़ा क्लियर साइकिल है डेवऑप्स का, जिसमें आपका पूरा कोडिंग से लेके और उसकी एक एग्जीक्यूशन तक, एक सिस्टम की या एक एप्लीकेशन की या एक एनवायरनमेंट की आप बात करते हैं। तो इसमें आपका कोडिंग है, इसमें प्लानिंग से शुरू करते हैं आप। तो इसमें बेसिकली मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ कि अब जो डेवऑप्स का डेफिनेशन क्या है। पहले हमारे यहाँ होता था कि डेवलपमेंट की टीम अलग है और आपके एडमिनिस्ट्रेशंस अलग हैं, आपकी ऑपरेशंस अलग है। अब ये है कि ये कंपनीज ये कहती हैं कि सारी चीज़ें जो हैं एक ही शख्स के पास स्किल्स होने चाहिए, ताकि वो सारे अपने काम जो उसने डेवलपमेंट किया है वो उसको एक्सिक्यूट भी कर सके, उसकी मॉनिटरिंग भी कर सके, उसकी रिलीज मैनेजमेंट भी कर सके। तो ये एक डेवऑप्स का यहाँ से शुरू हुआ। तो यानी कि अगर आप एक प्लान कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की प्लानिंग के स्टेज पे, जैसे गिटहब में आप सारा कुछ प्लान कर लेते हैं, इसी तरह कोडिंग की स्टेज आती है, कोड करते हैं, और मुख्तलिफ कोड को जब आपने एक बिल्ड बना ली उसकी और उसी को पूरे को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिलीज़। तो ये एक साइकिल आ गया डेवलपमेंट का कि पूरी प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट और रिलीज़ आपने कर दी। इसी तरह फिर रिलीज़ के बाद अब ये चला जाता है कि ट्रेडिशनली तो हमारे यहाँ ये होता था कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये चीज़ चली जाती थी, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ DBA भी अलग होता था, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये अब यहाँ पे ये कि ये स्किल्स जो हैं कंबाइन हो गए। अब जो लोग इस एनवायरनमेंट में आते हैं, बोथ स्किल्स यानी कि डेवलपमेंट के भी और एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेसेस और इस सब, ये सब स्किल्स उनके पास होने चाहिए। तो अब आपके पास जब बिल्ड, टेस्ट और रिलीज जब आप करेंगे, तो रिलीज में यह है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो चीज़ जाती है वो वही शख्स और वही टीम मैनेज करेगी। इसी तरह डिप्लॉय करेंगे, उसकी ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस है वो, और इसी तरह फिर आपकी जो मॉनिटरिंग है उसकी परफॉर्मेंस की, और वो सब चीज़ें जो आती हैं ये सब आ जाती हैं। तो ये एक रोल बन गया है, जैसे अभी आसिम साहब ने लिखा कि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसमें सिर्फ ये यानी कि ये तो हमारे दो अलग अलग रोल थे। अब ये है कि हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट और ऑपरेशन नहीं है, आपके पास डेटाबेस की मैनेजमेंट है। आप क्यूबरनेटिस को देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। उसके अंदर आपकी नेटवर्क की भी आ जाती है चीज़ें, उसमें आपकी डेटाबेस की भी आ जाती हैं, आपकी स्टोरेज की मैनेजमेंट आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये डेवऑप्स कहलाता है। जी, मैं सर मशीन क्रिएट करने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लिनोड से हम लॉगिन हो गए हैं और हमारे पास कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं नई बनाऊँगा मशीन। मैं बिल्कुल नई मशीन बनाऊँगा। सो मैं क्रिएट पे जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि जी लिनोड क्रिएट करो, ये कहते हैं लिनोड, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा उबंटू 20.4 एज अ इमेज। रीजन सेलेक्ट करूँगा डैलस, और हमें जो मशीन चाहिए इस काम के लिए वो होनी चाहिए मिनिमम दो CPU, 4 GB रैम, लेकिन मैं यहाँ पे 4 CPU 8 GB रैम इस्तेमाल करता हूँ, और ये इसके पैसे भी साइड पे लिखे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि जी मशीन क्या है, तो मैं इसको बताता हूँ कि गेट इकरा सिटी, ये इसका मैंने टाइटल दे दिया। यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड इसका दे देता हूँ, पासवर्ड। अच्छा, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पासवर्ड के थ्रू भी ये मशीन एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ पे दिया है, और दूसरे नंबर पे हम SSH की को भी एक्सेस कर सकते हैं।
SSH की से क्या होगा कि हम आसानी से इस मशीन को विदाउट गिविंग पासवर्ड, जिस तरह अमेज़न के ऊपर ये काम होता है, जिस तरह गूगल क्लाउड पे भी होता है, और जिस तरह हमारे पास ये काम होता है डिजिटल ओशियन के ऊपर और लिनोड के ऊपर, और बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर हैं, तो हम ये काम करेंगे। अच्छा, अब ये हमें दिखा रहा है कि ये स्टेटस इसका बिजी है और ये प्रोविजनिंग का प्रोसेस हमें दिखा रहा है। सो इट विल टेक अराउंड 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। ये मशीन तैयार हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमें ये पूरा ओएस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओएस इसने इमेजेस में से लिया और उस इमेज को इस्तेमाल करते हुए जो हमने इसको टेम्पलेट रिक्वेस्ट की, वो टेम्पलेट इसने इस्तेमाल कर दी। सो क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही बेनिफिट है कि जब आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो आपको मिनट्स बल्कि सेकंड्स लगते हैं मशीनों को तैयार करने में, क्योंकि ये सब वर्चुअलाइजेशन का कमाल है। अच्छा जी, ये वर्चुअल मशीन हमारी रनिंग है। समरी में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं दोबारा लिनोड पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखूंगा गिट इकरा सिटी के नाम से। नेटवर्किंग पे जाएं। अच्छा, ये कह रहा है कि जी SSH करो इस कमांड से। सो मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ से कॉपी किया मैंने, जस्ट क्लिक किया, ये कॉपी का बटन है, और मैं अपने कंप्यूटर पे जाके यहाँ से ये कमांड कॉपी करूंगा। जो ही कॉपी करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप की एक्सेप्ट करते हैं फिंगरप्रिंट। मैंने कहा यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसने सिस्टम में लॉगिन कर दिया। सो आप विदाउट गिविंग पासवर्ड आप सिस्टम के अंदर लॉगिन हो गए। मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ। ये कमांड 3 काम करेगी। सबसे ये पहला काम करेगी ये कमांड, ये नीचे, कि मेरी मशीन को अपडेट करेगी, यानी जिस रिपोजिटरी के साथ जहाँ से ये सॉफ्टवेयर आते हैं उसके साथ ये अपडेट करेगी अपने आप को कि मेरे पास जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके कौन कौन से अपडेट्स आ गए। फिर ये उन सारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी और फिर आखिर में रीबूट कर देगी। सो अपग्रेड के साथ हमें वाई भी लगाना है। वाई का मतलब है कि भाई विदाउट आस्किंग यस करो। स्क्रीन आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है? मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ ताकि बाकियों को भी जी आई जी होप नजर आ क्लियर रही नजर है। आ रही है। बस ये क्लियर है कि नजर आ रही है। जरा वो फास्ट है। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, फास्ट नहीं है, लेकिन ये कि वो छोटा थोड़ा सा है, लेकिन ये कि इट्स क्लियर। ठीक है, ठीक है सर। अब हमने एक काम करना है, जो काम मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये काम है जो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। इस काम में करना क्या है, हमने इस आईपी को, जो हमारा आईपी है, इसको अपने डोमेन सर्वर के ऊपर, डीएनएस सर्वर के ऊपर git.ikracity.com के साथ मैप करवाना है। मकसद ये है कि जब भी हम लिखेंगे git.ikracity.com तो ये मशीन हमें पब्लिकली एक्सेसिबल हो, नेम रिजॉल्व हो क्या है। अच्छा, अब हम इंटरनेट से GitLab इंस्टॉलेशन, GitLab इंस्टॉल को सर्च करते हैं और यहां से हम, GitLab इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। GitLab 2 किस्म की पैकेजेस की सूरत में आता है। एक का नाम वो कहते हैं कम्युनिटी एडिशन और दूसरे का नाम है इंटरप्राइज एडिशन। कम्युनिटी एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन दोनों इंस्टॉल किए जा सकते हैं।
सिर्फ फ़र्क ये है कि जब एंटरप्राइज़ एडिशन को आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों से मुराद ऐसे फीचर्स जो कि फ्री नहीं हैं, जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, वो फीचर्स हमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो फीचर्स बहुत हाई लेवल के हैं। हमारी रिक्वायरमेंट में ये पूरा प्रोसेस जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, इसमें उन फीचर्स की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा और बहुत से काम हैं जो उन फीचर्स के बगैर हम कर सकते हैं। सो ये अब मैं कमांड्स को जस्ट कॉपी करूँगा आपके सामने। सबसे पहले अगेन अपडेट तो हमने कर लिया है। मैं अब इंस्टॉल करूँगा पैकेज कर्ल का, ओपन एसएसएच सर्वर का और सीएस सर्टिफिकेट और टाइम ज़ोन डेटा। सॉरी, ये मुझे ज़रा शॉर्ट करना पड़ेगा। आइए पहली स्क्रीन पे, ठीक है। हम लॉगिन हो चुके हैं स्क्रीन पे। अब मैं आपके सामने, मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। उसने कहा जी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये चीज़ें। ये अगर आप गौर करें, टीजी डेटा, ये सारी सीएस सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर पोस्ट फिक्स मेल सर्वर इंस्टॉल करूंगा जो गिटलैब सर्वर की रिक्वायरमेंट है। इसको क्लियर करते हैं और ऊपर आते हैं आप उसके यहाँ पे। सर ठीक है जी। जी। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका इंटरनेट सर्वर है। यस, ये इंटरनेट सर्वर है और इसका नाम लोकल होस्ट नहीं है, इसका नाम है git.ikracity.com। अच्छा, ये चीज़ आप सब ने याद रखनी है कि ये ईमेल सर्वर जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये पब्लिक मेल सर्वर नहीं है। ये गिट के अंदर आप जितने भी काम करेंगे, यानी आपने कोई रेपो चलानी है, आपने कोई CI/CD पाइपलाइन चलानी है, आप उसके ऊपर वो फेल का मैसेज है, उसके सक्सेस का मैसेज है, वो आपके ईमेल पे ये सेंड करेगा। और जब आप अपना यूज़र बनाएंगे तो उसके साथ आपका ईमेल भी ऐड होगा। सो ये जो हमने सेटअप किया है, ये मेल सर्वर के तौर पे नहीं है फॉर पब्लिक, बट फॉर गेट ओनली। कि गेट के अंदर से जितने भी मैसेजेस आपके ईमेल पे डिलीवर होने चाहिए वो सारे डिलीवर होंगे। जी, इंस्टॉल हो गया है। अब अगला है हमारा, ये कहता है, मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे आके मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अच्छा, मैंने इसे कहा कि कर्ल कमांड से डाउनलोड करो यहाँ से पैकेजेस एंटरप्राइज एडिशन के स्क्रिप्ट .sh और उसको बैश के अंदर रन कर दो। सो उसने बैश के अंदर उसको रन भी कर दिया। ठीक है जी, डिपॉजिटरी सेटअप हो गया। यू कैन इंस्टॉल पैकेजेस नाउ। अच्छा, अब हमारा जो सर्वर है, अली आपने DNS ऐड कर दिया है, काइंडली उसको ऐड कर दें। इसको मैं यहाँ सी करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ रोकूंगा, उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता जाऊँ। वजह ये है कि ये हमसे डोमेन नेम पूछ रहा है दरमियान में, इंस्टॉलेशन के दरमियान। और मज़े की बात ये है कि जब ये इंस्टॉल होके आएगा गिटलैब सर्वर, तो HTTPS के साथ होगा। और ये करेगा क्या? ये एक सर्विस प्रोवाइडर है सर्टिफिकेट्स का, फ्री। दुनिया में वो फ्री सर्टिफिकेट देता है, SSL सर्टिफिकेट। उसका नाम है लेट्स इनक्रिप्ट। मैं आपको भी ब्राउज़र में दिखा भी देता हूँ। ये वहाँ से सर्टिफिकेट भी अपने पास इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो जो हमने बैश स्क्रिप्ट डाउनलोड किया था उसके अंदर मेंशन है, और वो इस हमारा जो मेंशन किया हुआ डोमेन नेम है, इसके ज़रिए वो ले आएगा। जी, अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। गिटलैब एंटरप्राइज एडिशन। अच्छा, इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका जो DNS का सेटअप है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके DNS के ऊपर जाएगा। अगर ये DNS के ऊपर नहीं गया और इसने रिजॉल्व ना किया तो एरर आएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो क्वेश्चन मार्क, ये DNS का सेटअप होना चाहिए। नॉर्मली ये इंस्टॉलेशन में चंद मिनट लेता है, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में रूबी ऑन रेल्स को इंस्टॉल करता है, उसके सारे पैकेजेस। गिटलैब जो सर्वर है वो रूबी ऑन रेल्स पे बना हुआ है, और इनका जो प्रोसेस है, ये शेफ का जो क्लाइंट है उसको चलाते हैं। और
पूरे स्क्रिप्ट रन करते हैं। ये सारा ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसको अगर हम मैनुअल इंस्टॉल करने की कोशिश करें, जो आजकल नहीं किया जाता, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत लंबा काम है। लेकिन इस एक स्क्रिप्ट की वजह से ये काम सिर्फ एक कमांड पे और चंद मिनटों को मुहित हो गया है। हम चंद मिनटों के अंदर इस एक कमांड से ये सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं। गौर करें सर, गिटलैब PSQL, पोस्टग्रेस सीक्वल भी इंस्टॉल कर रहा है बैकग्राउंड में, और बहुत से जो चीजें हैं वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस सारा आपका पूरा पूरा एनवायरनमेंट जो चीजें जी। जरूरत है वो अच्छा आपको। सर, डेटाबेस भी इंस्टॉल करेगा, ग्राफाना और प्रोमीथियस भी इंस्टॉल करेगा। ग्राफाना जो मॉनिटरिंग का टूल है, और प्रोमीथियस जो आपका टूल है टाइम सीरीज डेटाबेस। यानी जितनी भी परफॉर्मेंस है हमारे सर्वर की और इसके अंदर चलने वाले कामों की, वो सारी मॉनिटर करेगा। इसके साथ साथ ये इंजन एक्स भी इंस्टॉल करेगा। इंजन एक्स वेब प्रॉक्सी सर्वर है, रिवर्स प्रॉक्सी, और कैशे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वो भी इस पैकेज का हिस्सा है। और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो सर ये पूरे इंस्टॉल करके हमें ये दे देगा। अगर आप देखें, आपके सामने नामों में कोमा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। साइड किक के नाम से एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है हमें, और बहुत सी इस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन सर हम आखिर में लेंगे, क्वेश्चंस का हम जवाब आखिर में करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये प्रोसेस एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे इस प्रोसेस के दरमियान इसी से रिलेटेड उठते हैं माइंड में। और अगर हम एक दफ़ा प्रोसेस देख लें तो वो क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है ना, उसके बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये हम प्रोसेस पूरा देख लें इंस्टॉलेशन का। तो अभी ये इसमें डिले किस चीज का है? सर ये स्क्रिप्ट्स को रन कर रहा है। अगर आप ये देखें तो अभी ये ग्राफाना को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक। सो ये प्रोविजनिंग के सारे प्रोसेसेस को चला रहा है। ये हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स। तो ये ग्राफाना पे पहुंच चुका है, और ये देखें उसने परमिशंस भी उस पैकेज की चेंज की हैं। सो ये स्क्रिप्ट बड़ा मज़ेदार है। हम इंशाल्लाह सर फ्यूचर में एक डिस्कशन ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी करेंगे जिनकी मदद से ये स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, और हमारे प्रोसेस को, हमारे काम को ऑटोमेट किया जाता है। क्योंकि सर क्लाउड की दुनिया, या आपकी डेवऑप्स की दुनिया, या क्लाउड कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या जितने काम हैं, इन सब में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ज़रूरी है समझनी, कि वो ऑटोमेशन किस तरह लाती है हमारे काम में। बिल्कुल। तो अच्छा ये सर, एक बड़ी इसमें जो डेवऑप्स में जो ऑप्स का पार्ट है वो ये आप कह रहे हैं कि इसमें स्क्रिप्ट्स वगैरह जो आती हैं। जी, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ऑप्स का पार्ट वो है जिसमें ऑपरेशंस के लोग उसको चला रहे होते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो वो कोड की सूरत में किसी ना किसी डेवलपर ने लिखा होता है। सो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशंस के लोग उसको वैसे ही चला रहे हैं, बल्कि उसको किसी ना किसी ने लिखा है जो डेवलपर होगा, और लिखने के बाद उस सारे प्रोसेस से गुजर के वो एक ऑपरेशंस के सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना है। सही है। अच्छा, ज़बरदस्त, हमारा ये सर्वर हो गया जी सेटअप, और आई होप ये https://git-iqracity.com से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। आई होप कि DNS हमारा रिज़ॉल्व हो रहा होगा। अच्छा, द कनेक्शन इज़ प्राइवेट, चलें हम ट्राई करते हैं।
इसको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, बट इट्स ओके जी। डीएनएस पे आ गया है, दैट्स रियली नाइस। चेंज पासवर्ड, ये फर्स्ट टाइम पासवर्ड हमने चेंज किया है इसका, और इसका यूज़र हमेशा सर रूट होगा स्टार्टिंग जहाँ से अच्छा। हम करेंगे। और पासवर्ड जो मैंने दिया है, पासवर्ड वो होगा जो हम इस टाइम पे पासवर्ड इस सिस्टम को देंगे, वही हमारा एडमिन पासवर्ड होगा, रूट यूज़र पासवर्ड होगा। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें तो इसने सर्टिफिकेट भी एक्वायर कर लिया है, और ये अगर आप देखें ये सेल्फ साइन पे जा रहा है। चलें इसको हम देख लेते हैं, ओके करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एडमिन में जाना है। जब हम एडमिन में जाएंगे, और ये जो एरिया है ये एडमिन है, आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ज़्यादा जूम इन करने से वो ज़रा आइकन तो बहुत बड़े हो जाएंगे लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। और इस एडमिन एरिया में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यूज़र सिर्फ एक है। इस यूज़र को देखते हैं सबसे पहले, कौन है ये, तो मैं हूँ जनाब। और इसके ऊपर सबसे पहले मैंने काम करना है अपना ईमेल, ओरिजिनल ईमेल वो ऐड करना। क्यों ऐड करना है? क्योंकि सर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम पोस्टफिक्स सर्वर जो मेल सर्वर है हमने सेटअप किया है, तो ये जितनी भी ईमेल्स हैं इससे रिलेटेड सारी वहाँ पे जाएंगी। तो अगर इसको हम फेक देंगे ईमेल एड्रेस तो ये काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे एसएसएच कीज ऐड करनी है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं एसएसएच की को अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ काम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसएच की उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने इस सिस्टम के ऊपर अपने गिट के तौर पे एज अ सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसको अभी देख रहा हूँ, जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक। अच्छा, सेटिंग्स में जाते हैं सर। सेटिंग्स में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये हमारा अपना सर्वर है, ये पब्लिक नहीं है, तो मैं साइन अप रिस्ट्रिक्शन को इनेबल करूँगा। साइन अप हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, साइन अप अलाउड थे, मैंने उनको डिसेबल कर दिया। तो ये हमारे पास लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में नज़र आ रहा है साइन अप रिस्ट्रिक्शंस, इसको खोला और ये इनेबल्ड था, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। नंबर 1 काम। वेब टर्मिनल में वेब आईडी में लाइव प्रीव्यू ये हम इनेबल कर लें। जब हम कोड के ऊपर काम कर रहे होंगे इस गिटलैब सर्वर के अंदर, ब्राउज़र के अंदर, तो ये हमें आईडी वेब आईडी इनेबल कर देगा, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमें इस्तेमाल करना होगा किसी वक्त। एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा OAuth और वो ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी हैं, या हमारा LDAP सर्वर है या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, हम उसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। Amazon इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, अगर आपने वो इनेबल करनी है तो सबसे आसान तरीका, यहाँ पे अकाउंट आईडी दें अमेजोन की, एक्सेस की दें और सीक्रेट एक्सेस दें। सो हम यहीं से बैठे हुए अपने अमेजोन के सेटअप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? जी। बाकी कोई और चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है अभी। मॉनिटरिंग में जाके एक दफ़ा देख लेते हैं। मॉनिटरिंग में बता रहा है कि ये आपका 4 CPU कोर हैं, 8 GB रैम है, इतने GB इसमें हार्ड डिस्क है, और ये चीज़ें चल रही हैं। बैकग्राउंड जॉब्स, अब ये बैकग्राउंड जॉब्स हमें दिखाएगा। ये देखें सर, हमें बहुत सी जॉब्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साइड किक के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। हेल्थ चेक में हम जाना चाहें तो हम हेल्थ चेक में जा सकते हैं, और उसके अलावा और छोटे छोटे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। यानी ये आपका पूरा गिट का एनवायरनमेंट आपको जो बैक एंड पे चल रहा है। जी। अच्छा, सबसे खुसूसी बात क्या है? खुसूसी बात ये है कि हम अगर किसी के गिट सर्वर पे काम करें तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। अब ये हमारा अपना सेटअप है, हमारे अपने कंट्रोल में है, इसकी हर चीज़ हम मैनेज करेंगे।
कोई और मैनेज नहीं करेगा और डेटा भी हमारे पास है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक प्रॉब्लम समझी जाती थी कि हम अपना डेटा पब्लिक क्यों करें। सो ओपन सोर्स के वर्ल्ड में क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में से दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये नंबर 1 प्रोजेक्ट है। उसके साथ कुबरनेटिस है। ये दुनिया के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम सर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे? हम जाएंगे कुबरनेटिस के ऊपर और ये कहता है कि आप अपना कुबरनेटिस क्लस्टर ऐड करें। अमेज़न, गूगल या अपना एग्जिस्टिंग, लेकिन हमारे पास तो क्लस्टर है ही नहीं। हमने ये बात की है कि हम अपना क्लस्टर ऐड करेंगे कहाँ पे? हम ऐड करेंगे लिनोड क्लाउड पे। तो अब हम सब जाते हैं लिनोड क्लाउड पे। ये हम लिनोड के ऊपर आ गए हैं। मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको कुबरनेटिस सेक्शन में लेके जा रहा हूँ। ये नीचे कुबरनेटिस, हम क्रिएट में जाएं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कुबरनेटिस, बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो फिर अगेन वही आएगा और मैं इसको कहता हूँ, इसका नाम दो K8s इकरा सिटी। ठीक है सर, ये हमारे क्लस्टर का नाम है और इसको कहाँ रखना है? डैलस टेक्सास में। वर्जन कौन सा अवेलेबल है कुबरनेटिस का? अब हमारे पास 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं। जो लोग कुबरनेटिस पे काम करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये वर्जनिंग क्या है। जो नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता इस बात का सॉरी, वो लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन को सिलेक्ट करें। अब हम इसके अंदर अपने नोड्स ऐड करेंगे। कुबरनेटिस क्लस्टर जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर एक खास बात है। खास बात ये है कि मैनेजमेंट नोड ये खुद मैनेज करते हैं, जिसको हम क्लस्टर कंट्रोलर कहते हैं, मास्टर नोड कहते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ बातों में मुख्तलिफ चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन उसके बाद जिनके ऊपर हमारी सर्विसेज चलती हैं, यानी हम अपना जो भी एप्लीकेशंस हैं वो होस्ट करेंगे किसी क्लस्टर के ऊपर, तो वो 3 नोड हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और एक नोड की कॉस्ट बता रहे हैं ये। उसकी रैम है 2 GB, उसका CPU है 50 GB उसकी हार्ड डिस्क है और मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। और जो ही मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे से राइट साइड पे पूछ रहा है कि भाई आपका यही प्लान है, 3 नोड आपको चाहिए, ये मंथली आपको इतने पैसे पड़ेंगे और क्रिएट क्लस्टर। हर नोड के ऊपर 1 CPU, 2 GB रैम होगी। ये सर बिल्कुल बेसिक क्लस्टर है, तो उसके लिए हम ये स्मॉल एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं। और बाय द वे ये छोटे-मोटे जो हमारे पोर्टल्स होते हैं, 8-10 वेबसाइट्स हों, स्टैटिक हों, 1-2 वर्डप्रेस के नॉर्मल से ब्लॉग हों जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना आती हो, नॉर्मल ट्रैफिक हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा क्लस्टर सेटअप है। अच्छा, अब सर ये देखें, इसने आईपी इनको दे दिया तीनों को। ये हर नोड को एक्सेस करने का आईपी है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे इसने क्या किया है, अब ये नोड की प्रोविजनिंग कर रहा है। नोड की प्रोविजनिंग से मुराद ये है कि उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं कुबरनेटिस के क्लस्टर को सेटअप करने के लिए, वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं और मास्टर नोड से बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम, चंद सेकंड और लेगा। ये देखें, मैंने एक नोड को क्लिक किया है तो वो बता रहा है 37% पे चला गया और ये सारे उसने प्रोसेस दिखाए हैं कौन कौन से उसने किए। मैं वापस जाऊंगा कुबरनेटिस के ऊपर। K8s इकरा सिटी हमारा क्लस्टर है सर, और ये अगर आप देखें तो 2 रनिंग स्टेट में है, 1 प्रोविजनिंग। अच्छा, अगर हम इस क्लस्टर से अब बात शुरू कर दें तो ये बात करने के लिए हमें अलाउ करेगा। बेशक इसका एक जो नोड है प्रोविजनिंग नोड के तौर पे अभी है, लेकिन वो अगले 30 सेकंड से 1 मिनट में रनिंग में, देखें वो भी रनिंग स्टेट में आ गए। अब ये हमारा क्लस्टर हमारे सामने अप एंड रनिंग है और ये उसकी सिचुएशन है। अब जब भी हमने कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ बात करनी है तो उसका एक ख़ास तरीका है। उस तरीके के लिए हमें ये क्यूब कॉन्फ़िग की फ़ाइल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने लैपटॉप पे ये काम नहीं करूँगा, अपने मैक पे ये काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक यहाँ से
क्रिएट करूंगा लिनोड, और वो भी होगा उबंटू 20.4 पे। रीजन उसका भी रखता हूँ डेलस, और उसको मैं रखता हूँ स्मॉल मशीन, 1 CPU 2 GB रैम वाला। अब यहाँ से मैं इसका मैं नाम रखता हूँ, इसको हम कह लेते हैं डिप्लॉयर। डिप्लॉयर डैश इकरा से। अच्छा, हमारे ये पास एक बताइए कि और, क्लस्टर क्यों बना रहे हैं आप? ये थोड़ा सा एक सवाल ज़हन में आता है। सर ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसको सर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैंने SSH की भी दे दी है और पासवर्ड भी एक टेम्परेरी दे दिया है। सर ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं एड्रेस करता हूँ इस तरह। देखें सर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्यों जाते हैं? सबसे पहला सवाल है रिलायबिलिटी। से रिलायबिलिटी से मतलब ये है कि जब भी मेरी सर्विस ऑन हो तो वो हमेशा ऑन रहे, डाउन ना हो। लेकिन जब हम एक मशीन के ऊपर वो सिस्टम सेटअप करते हैं, या एक बड़े सर्वर के ऊपर, या पुराना जो तरीका था लोड बैलेंसिंग क्लस्टर के ऊपर, लोड बैलेंसिंग को आप छोड़, पुराना तरीका था कि एक मशीन डाउन तो सब डाउन। तो उसका उसका नया वर्जन आया कि आप एक मशीन और दूसरी मशीन उसका रेप्लिका साथ खड़ी कर दें और उनके फ्रंट पे एक वर्चुअल आईपी लगा दें जो सर्विस आईपी कहलाएगा, और मास्टर नोड एक होगी, दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी नोड। मास्टर ठीक नोड है। डाउन होगी तो आपका डेटा उस पर सिंक होगा और उसके ऊपर वो सर्विस डिप्लॉय होना, सॉरी सर्व होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कंटेनराइजेशन का दौर आया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। कंटेनराइजेशन का मतलब ये है कि हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो वर्चुअल मशीन पे नहीं बना रहे, बल्कि स्मॉल डॉकर या इमेज कंटेनर पे बना रहे हैं। डॉकर कंटेनर या LXC कंटेनर, LXD कंटेनर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो मैंने बिल्ड किया है और उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, नॉर्मल स्टैटिक पेजेस हैं, मुझे उसको चलाने के लिए इंजन एक्स चाहिए। तो इंजन एक्स के अंदर वो छोटा सा इमेज लूंगा और उसके ऊपर वो कॉपी करूंगा और वो मैं अपने क्लस्टर पे डाल दूंगा। लेकिन अगर वो गेम फिर एक सिंगल मशीन पे हो तो वो डाउन हो सकती है। तो इन्होंने कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए ये कहा कि आप ज़्यादा कंटेनर्स को किस तरह मैनेज करेंगे। तो उसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन इस वजह से सर कहा जाता है, वैसे तो ऑर्केस्ट्रा किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से कहा जाता है कि आप एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि स्टोरेज भी मैनेज हो रही है इसमें, नेटवर्किंग भी मैनेज हो रही है, इसके अंदर हमारी सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट मैनेज हो रही है, सर्विसेज का अप टाइम मैनेज हो रहा है, हर सर्विस का अपना बैकअप उसी क्लस्टर के अंदर किसी जगह पड़ा हुआ है, लाइव बैकअप। अगर वो सर्विस किसी वजह से एक नोड पे डिस्ट्रॉय होगी तो रेप्लिका सेट इसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह ले लेगा। सो यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर, उनके सिस्टम डाउन नहीं होते क्योंकि उनके मुख्तलिफ जगहों पे ये इस तरह के माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर में कुबरनेटिस टाइप के क्लस्टर लगे हुए हैं। और वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि वो अपनी सर्विसेज को सर्व तरफ फैला देते हैं और वो सबको अवेलेबल मिलती है। खैर ये सर कामरान साहब की जो ट्रेनिंग है कुबरनेटिस की जी। और डॉकर की, वो ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक यहाँ पे हम अभी दिखा देते हैं उनके वीडियो चैनल पे, और हमारा अपना जो ब्लॉग है opensourceeducation.net, उस पर पड़ी हुई है। अच्छा, नेटवर्किंग में जाते हैं और इस मशीन को मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास इसका आईपी आ गया और मैं दोबारा शेल पे चला जाता हूँ और मैं इधर नया शेल खोल रहा हूँ। SSH किया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने सर्वर से, अपने मैकबुक से निकल के उस मशीन पे चला गया हूँ जिसको हमने अभी नाम दिया है डिप्लॉयर का। ठीक है। अच्छा, ये डॉकर की प्लेलिस्ट ये यहाँ पे अली ने शेयर किया है, ये हम देख सकते हैं। इसको मैं करता हूँ अपग्रेड। सॉरी,
अच्छा, अब हमारा इस मशीन को बनाने का मकसद क्या है कि इस मशीन के ऊपर बैठ के हम अपना कुबरनेटिस क्लस्टर को एक्सेस करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इस मशीन के अलावा कुबरनेटिस क्लस्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये मशीन बनाई है, मैं दोबारा ये तंबीह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक मशीन के ऊपर कुबरनेटिस के सर्वर को, क्लस्टर को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, ये मैं एक्सप्लेन करूँ। मैं रीबूट करूँगा, तो ये थोड़ी देर में मशीन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब हमें एक काम करना है। हमें जाना है इधर से कुबरनेटिस पे, इसको खोलना है और यहाँ से इसका लिंक है डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक है, ये मैं स्पेसिफिकली अभी लिनोड की डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ। हमने क्लस्टर बना लिया है, अब हमने अपने क्लस्टर के साथ बात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि kubectl की कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। उबंटू के ऊपर इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका है। टाइम आउट, चलिए अभी आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ स्क्रीन को, तो SSH की स्क्रीन है इसको। कनेक्शन रिफ्यूज, ये मशीन रीबूट हो रही है। हमने इसको अपग्रेड करने के बाद रीबूट किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़बरदस्त, हम लॉगिन हो चुके हैं इस मशीन में और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये मशीन की क्या स्टैट्स है और ये कौन सी मशीन है। अच्छा जी, अब हम करेंगे sudo snap install kubectl, ये कमांड हम चलाएंगे। ये कमांड हम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमारे पास kubectl का पैकेज नहीं इंस्टॉल, तो मैं ये चला रहा हूँ। अच्छा, इसने कहा है कि भाई आप ये कमांड चला रहे हैं, तो आप इसके साथ आगे डैश डैश क्लासिक करके क्लासिक पैकेज को इंस्टॉल करें। ज़बरदस्त। सर, ये क्लाउड पे होने का ये फ़ायदा है ना, तो हो सकता था हमारे पास 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते डाउनलोडिंग में। तो ये क्लाउड के ऊपर विद इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स। अच्छा जी, अब kubectl हमारे पास कमांड आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ गेट पॉड्स, ये किसी भी क्लस्टर से बात नहीं करेगा। ये देखें सर, रिफ्यूज्ड, डिड यू स्पेसिफाई द राइट होस्ट और पोर्ट, उसको नहीं पता कि मैंने किससे बात करनी है। तो अब हम बात करेंगे इस क्लस्टर से, और ये फाइल जहां से डाउनलोड करेंगे, और इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। इस फाइल का नाम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाम को इस वजह से कॉपी करना ज़रूरी है मुझे, सॉरी, क्योंकि मैंने इस फाइल के नाम से एक फ़ाइल बनानी है यहाँ पे। सबसे पहले mkdir, हमें .cube की एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है अपने होम फोल्डर में, mkdir.cube।
ठीक है सर, .cube और यहाँ पे cd.cube, क्योंकि कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ बात करने के लिए ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे vi और जो फाइल का नाम हमने कॉपी किया था उसको खोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्लस्टर इसी फाइल के नाम से हम इसमें सारी इसकी डिटेल कॉपी करेंगे। और अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये फाइल, हाँ ये खुल गई है। स्क्रीन नज़र आ रही सर आपको, ये वाली? बिल्कुल, ये कंटेंट हमें कॉपी करना है, ये हमें कॉपी करना है। ये स्क्रीन क्योंकि ज़रा छोटा टेक्स्ट है, इसको मैंने तो जूम किया हुआ तो जी ये टेक्स्ट बड़ा हो गया, अब ये नज़र नहीं आ रहा पूरा, ये ऊपर नीचे चला गया। तो चलें मैं ये दिखा दिया। अच्छा, एक्चुअली ये टेक्स्ट है, ये जो हमने फाइल डाउनलोड की है अभी, ये उस फाइल का टेक्स्ट है। ये एज अ टेक्स्ट में कॉपी कर रहा हूँ। नॉर्मली ये अगर मैं अपने कंप्यूटर में करता तो मैं यहाँ से cp कमांड से उसको वहाँ पे कॉपी कर देता, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हुआ है और मैं उसको वहाँ पे खोल रहा हूँ। cp तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें कोई काम के लिए मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब हम जाते हैं हमारे क्लस्टर के पास, डॉक्यूमेंटेशन पे। वो कहता है कि जी आपने ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें, होम के अंदर क्यूब का फोल्डर बनाएं, वहाँ कॉन्फिग्स की फाइल बना सकते हैं तो बना लें, अदरवाइज मैं ये काम नहीं करूँगा। सही है, मैं ये कमांड रन करूँगा। ये इन्होंने गाइडलाइन में दी हुई ये कमांड, मैं ज़रा जूम इन करके दिखा देता हूँ। कह रहा है कि एक्सपोर्ट करो क्यूब कॉन्फिग को होम के साथ, और क्यूब डॉट कॉन्फिग ये हमने, और होम के अंदर ये कॉन्फिग्स की फाइल है। हम कॉन्फिग्स नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट इसको इसका फाइल का नाम देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा, अभी मैं रुक गया। और सर हमारी फाइल का नाम क्या था, ये क्या है? हमारी फाइल का नाम ये है। तो अगर हम ये ऐड कर लें शुरू में, अब ये हमारी फाइल कंप्लीट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। अब हम चेक करते हैं क्यूब ctl get ports। हमारा क्लस्टर हमारी ये मशीन क्लस्टर के साथ बात करना शुरू हो गई। मैं आपको नोड्स की कमांड से दिखा सकता हूँ। यस, हमने क्या किया, हमने ये काम किया, ये फाइल वहाँ से डाउनलोड की, उसके कंटेंट कॉपी किए इस फाइल के, और हमने एक्सपोर्ट करवा दिया। ठीक है सर, अब ये 3 नोड हमें नज़र आ रहे हैं, ये 3 नोड हमें नज़र आ रहे हैं, 12 मिनट पहले प्रोविजन हुए हैं। सो अब हम अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ भी बात कर सकते हैं। अब हम अगला स्टेप करते हैं। हमारा अगला स्टेप है, हमने बात करनी है गेटलैब और कुबरनेटिस की इंटीग्रेशन करवानी है। यहाँ पे सब नज़र आ रहा है, मैं इसका नाम रखूँगा K8s इकरा सिटी। हम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये बता रहा है कि API का URL तो दो भाई, जिसके साथ तुमने बात करनी है। तो हमारा क्लस्टर एक्चुअली कहाँ पे पड़ा हुआ है? लिनोड क्लाउड के ऊपर, या अमेज़न के ऊपर, या अजूर के ऊपर, या डिजिटल ओशन के ऊपर, या गूगल क्लाउड के ऊपर। तो हमने उसकी API URL यहाँ पे डालनी है। तो उसका तरीका ये है कि हम इसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ से करेंगे ओपन, मोर इन्फॉर्मेशन में। और मोर इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाके अपनी उस मशीन पे जहाँ पे हमने कुबरनेटिस क्लस्टर को बात करवा रहे हैं, उस पे जाके ये कमांड चलाएं। ख्याल है पहली स्क्रीन थी, सॉरी। ये तो हमारे सामने ये एक लिंक आ गया है HTTPS के साथ। आप सर गौर करें, तो ये लंबा चौड़ा लिंक है, और ये linode.lke.net बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसको जाके हमने पेस्ट करना है यहाँ पे। अब नंबर 2 में वो हमें ये कह रहे हैं कि मुझे CS सर्टिफिकेट दो, और सर्टिफिकेट कौन से हों? वो सर्टिफिकेट हों जिसके ज़रिए मैं क्लस्टर से बात करूँगा। ये तो लिंक है, और फिर मुझे सर्विस टोकन भी चाहिए। तो वो प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस प्रोसेस के लिए दोबारा इस फाइल में जाएंगे और हम करेंगे यहाँ से kubectl get secrets। गेट सीक्रेट्स आ गया।
ये हमें नीचे नजर आ रहा है इसका नाम, ये बहुत नीचे। तो मैं इसको क्लियर करके स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ और ये दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें गेट सीक्रेट्स, ये बेसिकली टोकन का नाम है। इस टोकन के नाम से हम ये सीक्रेट गेट करेंगे। कैसे? इस तरीके से। अब ये मैं कमांड भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई kubectl गेट सीक्रेट करो। यहाँ पे आके सीक्रेट का नाम हमने लिखना है। सर सीक्रेट का नाम हमें पता है, और उसको कह रहा है कि उसकी आउटपुट दिखाओ JSON पाथ के अंदर, और वो डेटा उसका ca.cert में जाना चाहिए, ca.cert फाइल में, और उसकी आउटपुट base64 डीकोड करो। कुबरनेटिस के अंदर जब भी हम सीक्रेट्स को सेव करते हैं तो हमारा जो सीक्रेट है base64 में सेव होता है। इनकोडिंग base64 मतलब हमने जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसको इनकोड कर दें base64 में, तो एक बड़ा स्ट्रिंग आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सर हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। इस सर्टिफिकेट को हमने करना है कॉपी। यहाँ पे हमने एक एहतियात करनी है। वो एहतियात ये है कि जब भी हम इसको कॉपी करें तो मेक श्योर कि इसके अंदर यहाँ पे आगे ब्लैंक स्पेसेस ना आए। ब्लैंक स्पेसेस आना सही नहीं है, इससे प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, इसके बाद अगला काम क्या है? इसके बाद अगला काम ये है कि हमने GitLab एडमिन सर्विस अकाउंट बनाना है। हमारा जो सिस्टम है वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पे कुबरनेटिस के साथ बात करेगा। हम GitLab ये जो एप्लीकेशन है इसको कंफाइन कर रहे हैं एक एरिया में। उस एरिया का नाम है GitLab नेम स्पेस, और हम ये कह रहे हैं कि इससे बाहर तुमने बात नहीं करनी, और हम ऑथोराइज कर रहे हैं कि इसके अंदर जो तुम काम करना चाहते हो वो तुम आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं ये क्यूब फाइल से बाहर निकल जाता हूँ, PI करता हूँ सर, और ये नीचे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है मैंने इसको कॉपी करना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये देखें, ये बता रहा है कि ये सर्विस अकाउंट बनाओ GitLab एडमिन के नाम से, क्यूब सिस्टम के अंदर जाके उसके पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो, क्लस्टर रोल बाइंडिंग का रूल हो उसके पास, यानी उसके पास ऑथराइजेशन हो। और ये देखें उसका आगे ये जो क्लस्टर रोल एडमिन सर्विस अकाउंट, ये चीज़ें बता रहा है। ये एक स्टैंडर्ड वे है कुबरनेटिस के अंदर, और ये YAML फाइल होगी। ये इसको हम सेव करते हैं। आई होप समझ तो आ गई है। मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि हम इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि ये सर वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। अब मैंने करना है kubectl अप्लाई -f, और आगे लिखना है इस फाइल का नाम। तो मैं लिखूंगा तो ये कहेगा आपका सर्विस अकाउंट क्लस्टर रोल बाइंडिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑथराइजेशन के साथ क्रिएट होगी। वेरी गुड। इसके बाद हमने अगर तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये कुछ और तरीका है, अगर किया है जो हमने किया है तो हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी आप GitLab एडमिन के नाम से एक टोकन होगा, उसका टोकन मुझे दें, और उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है। जब हमने ये कमांड और ये प्रोसेस किया तो वो टोकन बन चुका है बैकग्राउंड में, तो अभी हमने इस तरीके से एक्सेस करना है। तो मैंने वहाँ से कमांड कॉपी की, टोकन आ गया। अब इस टोकन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। अगेन इसके अंदर भी हमने ख्याल करना है कि स्पेसेस ना आए। ये सर्विस टोकन आ गया सर। सेव, ऐड टू क्लस्टर। वेल डन, हमारा क्लस्टर ऐड हो गया। हम देख सकते हैं कि हमारा क्लस्टर जो है GitLab के साथ बात कर सकता है। ठीक है सर। अब सबसे पहले जो काम हमने करना है, हमने बात की थी, मैं जरा स्लाइड्स पे चला जाऊं। हमने सबसे पहला काम ये किया, VM क्रिएट की लिनोड के ऊपर GitLab सर्वर के लिए। उसके ऊपर हमने GitLab इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की, वो हो गई। फिर हमने कुबरनेटिस का सेटअप किया। उसके बाद हमने कहा कि VM से हम एक्सेस करेंगे कुबरनेटिस को, हमने कर लिया। फिर हमने इंटीग्रेट करना है GitLab और कुबरनेटिस को।
तो ये जितना प्रोसेस अभी हमने किया है ये सारा इसका हिस्सा है। अच्छा जी, ये इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास, अच्छा ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, एक वॉल्यूम हमारे पास नज़र आ रहा है अभी जो हमारे क्लस्टर के साथ अटैच्ड है, ये पीवीसी के नाम से, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम। अब ये क्या नाम है इसका, क्या है, इसको आप 2 मिनट छोड़ दें क्योंकि लंबा चौड़ा नाम है, हमें समझने में टाइम लगेगा। होगा ये कि जब हम सर्विसेज ऐड करेंगे यूजिंग गिटलैब इन कुबरनेटिस क्लस्टर, सबसे पहले कौन सी सर्विस ऐड करेंगे? गिटलैब के ऊपर रन एंड इंस्टॉल करेंगे, सॉरी गिटलैब का रन एंड इंस्टॉल करेंगे कुबरनेटिस के ऊपर। कुबरनेटिस पे सर हमने इंस्टॉल करना है, तो उसका आसान तरीका है, उसका बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि हम जाएंगे अपने गिटलैब सर्वर पे और हम उसको कहेंगे कि इंस्टॉल गिटलैब रनर। अब देखते हैं कि इंस्टॉल होता है। अच्छा, बैकग्राउंड में इसको चेक करने का कोई तरीका तो होगा, सॉरी मैं जरा आगे ले जाता हूँ स्क्रीन्स। उसका तरीका ये है, मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा, वॉच नहीं, एक्चुअली कमांड है kubectl get odds डैश डैश नेम स्पेस, क्योंकि हमने कहा है कि हमारी नेम स्पेस है गिट लैब डैश मैनेज्ड डैश एप्स। अब ये हमें दिखा रहा है कि हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है सर। तो इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो उसके लिए कमांड लगाऊंगा वॉच। वॉच, अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़े से स्पेल इसके मैंने गलती से चेंज कर लिए। kubectl, यस। तो हमारे पास रनर इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है। आप ये देखें कि कितना टाइम लगाया उसने रनर को इंस्टॉल करने में, चंद सेकंड फ्लैश, और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है रनर इंस्टॉल हो गया। रनर क्या करता है? रनर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गिटलैब की बनाई हुई CI/CD जॉब को मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉय करके उसके सारे प्रोसेसेस को, डिप्लॉय ना कहें, उसके प्रोसेस को रन करता है। चाहे हमने कहा है कि मेरे कोड को टेस्ट करो तो वो रनर ही मैनेज करेगा, चाहे हमने कहा मेरे कोड को बिल्ड करो तो वो रनर उस जॉब को प्ले करेगा। कहाँ प्ले करेगा वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन काम किसका है? ये रनर का है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो क्लस्टर लगा हुआ है इसकी मॉनिटरिंग में मैं कर सकूँ, तो मैं इसको कहता हूँ प्रोमीथियस भी इंस्टॉल कर दो और साथ साथ मुझे सर्ट मैनेजर भी इंस्टॉल करो। लेकिन सर्ट मैनेजर से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने देखनी है। प्रोमीथियस इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोमीथियस आपकी मॉनिटरिंग कर देगा? मॉनिटरिंग का टूल है जो हमारे क्लस्टर की मॉनिटरिंग करेगा। अच्छा, ये देखें सर, बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बैकग्राउंड में ये दिखा रहा है कि ये स्टेट क्या है इसकी, इंस्टॉल प्रोमीथियस के नाम से एक कंटेनर बना, उसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोमीथियस क्यूब स्टेट मैट्रिक्स का कलेक्टर और ये प्रोमीथियस सर्वर, ये इंस्टॉल हो रहा है एज अ कंटेनर, एज अ पॉड, एज अ कंटेनर। अच्छा, पॉड और कंटेनर ये सिनोनिम है, यानी कि सर ये अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप मुझे स्पेस में भेज दें तो मैं यहाँ से स्पेस शिप में जाऊँगा, स्पेस में, लेकिन स्पेस शिप के अंदर तो एक एनवायरनमेंट है ना पूरा, सांस लेने का, चीज़ें करने का। अगर मुझे स्पेस शिप के बाहर खड़ा होके किसी चीज़ को ठीक करना पड़े, जिस तरह हमारे जाते हैं लोग, तो मुझे एक ख़ास किस्म का कॉस्ट्यूम पहनाया जाएगा। उस कॉस्ट्यूम के सही है। अंदर मैं सांस ले सकता हूँ और मैं बाकी लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मैं इनसाइड दैट सूट कंटेनर हूँ और वो सूट पॉड है। ठीक आई है। थिंक सिंपल एग्जांपल है।
जी सर, ये इंस्टॉल हो गए हैं हमारे, रनिंग स्टेट में आ गए। ये देखें इसकी स्टेट ये नज़र आ रही है हमें। रेडी स्टेट कितनी है? 2/2। अगर यहाँ 0 होता तो इसका मतलब है कि 0 इंस्टॉल है, लेकिन अभी 2/2 का मतलब है कि सब रनिंग स्टेट में है। और अच्छा, टाइम अब भी दे मैं रहा है, एज भी बता रहा है इसकी। जी एज इसकी बता रहा है सर। सर वेरी 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 गुड पॉइंट कि ये इसका नाम है, उसकी रेडी स्टेट है, रनिंग में है, रीस्टार्ट कितनी दफ़ा हो चुकी है एप्लीकेशन, और एज क्या है इसकी। और ये मैं kubectl कमांड से देख रहा हूँ ये सारा कुछ। अगर मैं इसको अब यहाँ पे रोकूं और इस तरह करूं तो एक दफ़ा दिखा देगा मुझे, लेकिन मैंने वॉच की कमांड लगाई हुई ताकि मैं जो भी इसमें एक्टिविटी हो रही है वो देखता रहूं बैकग्राउंड पे। ठीक है सर। अच्छा, इसका कमांड लाइन इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी है, जो कामरान अजीम साहब की वीडियोस के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, हर चीज़ एक्सप्लेन की है उन्होंने। मैं इस वजह से इसको लिमिटेड स्कोप में देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका उनका वो दे दें अगर यूआरएल है। जी, अभी हम सर डाल देते हैं। अच्छा, अब सर इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इस क्लस्टर को हमने बाहर लोगों से बात करवानी है, यानी मेरी सर्विस बाहर से लोग एक्सेस करेंगे आपकी सर्विस को। एक्सेस करेंगे। मेरी सर्विस का नाम क्या है? www.babarzahur.com। तो अब babarzahur.com इस kubernetes क्लस्टर में सेटअप होगी, चल रही होगी, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो कुछ और है। तो अब उसको बाहर से एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें इंग्रेस चाहिए होगा। तो इंग्रेस को हम यहाँ पे कुबरनेटिस के अंदर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और गिटलैब के थ्रू कुबरनेटिस के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक यहाँ पे मैं ज़रा दिखा दूँ, सॉरी, ये हमारे पास ये देखें सर दूसरी पीवी आ गई है, परसिस्टेंस वॉल्यूम प्ले। पहले एक थी, ये अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। है, एक एक वॉल्यूम थे, ठीक है। एक था नोड बैलेंसर्स। आम हालात में सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स इसको कहते हैं लोड बैलेंसर, और लिनोड इसको कहता है नोड बैलेंसर। हमारे पास एक और क्लाउड चल रहा है जिसका ये आईपी है, और ये लोड बैलेंसर के, नोड बैलेंसर के इंग्रेस कंट्रोलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और हमें अब जब हम क्लिक करेंगे इसको तो हमें ये दूसरा एक आईपी नजर आना चाहिए, पब्लिक आईपी। चलिए, अब हम जाते हैं इधर और इसको कहते हैं कि इंग्रेस को सेटअप करो, और यहाँ पे ये कहता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की एप्लीकेशन भी साथ इंस्टॉल करूँ। यस, जो कि रियल टाइम वेब एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, लॉगिंग और एक्सेस कंट्रोल के लिए काम आती है। सर ये बहुत सा काम करता है गिटलैब, ऐसे बहुत से काम करता है जो हमारे पास करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। और ये कहता है लॉगिंग मोड पे या ब्लॉकिंग मोड पे, तो हम इसको इनिशियली लॉगिंग मोड पे लेके जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं इसको, और हम अपनी कमांड लाइन पे आ जाते हैं। आप देखें इसने इंग्रेस इंस्टॉल के साथ रनिंग लिखना शुरू कर दिया, 9 सेकंड इसकी एज थी, और अब उसने 2 नए पॉड स्टार्ट किए हैं। एक पॉड का नाम है इंग्रेस इंजन एक्स इंग्रेस कंट्रोलर, और दूसरे का नाम है इंग्रेस इंजन एस इंग्रेस डिफॉल्ट बैकएंड सर्विस। जब भी हम इस आईपी को खोलेंगे, जो अभी हमें नजर आएगा, हम कुबरनेटिस के अंदर से भी ये आईपी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी वहां से नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ गिटलैब के अंदर से। तो हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा नजर आएगा। अच्छा, ये चंद मिनट लेता है, नॉर्मली 1 आध मिनट लेता है, 1.5 मिनट लेता है, क्योंकि ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर के साथ बात कर रहे हैं कि मुझे एक पब्लिक आईपी दो जिसके ऊपर मैं ये सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा जो दुनिया के साथ बात कर सके। सो इट्स आस्किंग फॉर सम सर्विस जो प्रोविजन हो रही है, तो वो प्रोविजनिंग अब हमारे पास इंग्रेस एंड पॉइंट नजर आ जाएगा। और इसके साथ मैं अब सर्ट मैनेजर भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ये सर, ये हमारे पास आईपी नजर आ गया। सर्ट मैनेजर को 1 मिनट देखते हैं, कॉपी करता हूँ, और अगर मैं इस आईपी को यहाँ पे खोलूँ तो हमें डिफॉल्ट बैकएंड के नाम से यहाँ पे सर्विस नजर आएगी। ये नजर आ रही है सर आपको लिखी हुई? आ रही बैकएंड फोर। सो इसका मतलब है कि हमारा इंग्रेस कंट्रोलर, हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर, हमारा गिटलैब से कॉन्फ़िगर की हुई सारी चीज़ें परफेक्टली फाइन हैं। अब हमने करना क्या है? हमने इसको डीएनएस को पॉइंट करवाना है अपने
www.babarzahur.com या xyz.com, जो भी हमारी एप्लीकेशन है। और होगा क्या कि वो एप्लीकेशन हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी, हमारा पॉइंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो एप्लीकेशन तब नजर आएगी जब हम एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम CI/CD की पाइपलाइन सेटअप करेंगे डॉक्टर खालिद के साथ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? वापस जाता हूँ मैं। हमारा ब्राउज़र था। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया सर, इंस्टॉल रनर। उसके साथ मैंने इंग्रेस भी चला दिया है और साथ जो है प्रोमीथियस भी कर दिया। अब आप गौर करें तो आपके पास एक और आईपी आ गया। ये नजर आ रहा है सर? पहले हमारे पास एक आईपी था, अब हमारे पास 2 आईपी है, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी चीज़ें, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। खैर, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमें दिखा रहा है कि इस पे डाटा कितना ट्रांसफ़र हो चुका है और इस पे कितना। वो पुराना वाला या शायद नया है, दोनों में से एक हमें दिखा रहा है। ठीक है सर? अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेट्स एनक्रिप्ट क्या बना है। व्हाट इज लेट्स एनक्रिप्ट? कामरान साहब ने अपनी वीडियोस में इसको अच्छी तरह कवर किया हुआ है। मैं जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन कि हम ये फ्री सर्टिफिकेशन मैनेजर अपने पास इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि TLS 1.2 सपोर्ट करता है। आजकल के रिक्वायर्ड है TLS 1.2, और हो सकता है कि 1.3 भी जल्दी आ जाए। लेट्स एनक्रिप्ट हैज इशूड अ बिलियन सर्टिफिकेट्स। 1 अरब सर्टिफिकेट ये दे चुका है। ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। अगर हम GoDaddy से या XYZ सर्विस से जाके सर्टिफिकेट खरीदें तो उसके लिए इन्होंने ये किया कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, मोजिला, सिस्को, OVH क्लाउड है, EFF है, क्रोम है, इंटरनेट सोसाइटी, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, प्राइवेट लिमिटेड, व्हाटएवर, इनके ताउन से, इनकी सपोर्ट से ये 225 मिलियन वेबसाइट्स को दुनिया में सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहा है और लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। सो ये है हमारा लेट्स एनक्रिप्ट का इंजन। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के लिए अब हम जाएंगे हमारे कुबरनेटिस के इन्वायरमेंट के ऊपर। सॉरी, ख्याल हम यहाँ पे थे, नहीं, मैं कहाँ भूल गया, सॉरी फॉर दैट। कुबरनेटिस एंड गेटलैब, ठीक है, ये है हमारा गेटलैब। अब हम सर्ट मैनेजर पे इंस्टॉल करेंगे और ये इंटीग्रेशन ऑफ आर क्लस्टर कुबरनेटिस विद GitLab इज डन। अगर हम ये सर्ट मैनेजर ना भी इंस्टॉल करें, इट्स ओके, लेकिन ये रिकमेंडेड है, क्योंकि हमने जब भी अपनी एप्लीकेशंस को एक्सपोज करना है पब्लिक के सामने यूजिंग दिस आईपी, तो हमने एक्सपोज करना है HTTPS के साथ। सो उसके लिए लेट्स एनक्रिप्ट का सर्ट मैनेजर ये अपनी सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है। ये देखें सर, ये 28 सेकंड से सर्ट मैनेजर के CA इंजेक्टर, सर्ट मैनेजर, वेब होप, ये सारा प्रोसेस चला रहा है। ये एक दफ़ा रीस्टार्ट भी हो चुकी है सर्विस, की वजह होगी, लेकिन ये रेडी स्टेट में होती है। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार फार्मूला है कि जब भी हम अपना इंग्रेस लिखेंगे, इंग्रेस से मुराद वो एंड पॉइंट जो कि हमारी सर्विस को यूजिंग दिस आईपी www.babarzahur.com पे एक्सपोज करेगा, तो फर्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली लेट्स एनक्रिप्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और लेट्स एनक्रिप्ट के पास से सर्टिफिकेट को लेके अपने पास ले आएगा और अपने पास एज अ सर्टिफिकेट सीक्रेट के तौर पे उसको सेव करेगा। ये सारा इंशाल्लाह सर नेक्स्ट सेशन में हम तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये जो ये पेज आपने जब है अभी यहाँ पे जितनी लिस्ट है, ये
सब आइटम्स जो है ये सब एप्लीकेशन से ये चॉइस है आपके पास, ये सब करनी होती है? हमारे पास चॉइस है, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये जैसा जुपिटर हब है, जो लोग बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की, तो वो इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं जुपिटर को। तो हम इसको जुपिटर हब के तौर पे, यानी सेंट्रल हब के तौर पे बना सकते हैं। नेटिव एक एप्लीकेशन है जो आपको सर्वर लेस इन्वायरमेंट पे ले जाती है, आपको इस बात की परेशानी खत्म कर देती है कि आप सर्वर्स को मैनेज करना छोड़ दें। ये नेटिव का काम है। सो नेटिव जो है सिर्फ एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, तो ये मॉडर्न तरीका है। तो हम यहाँ उसका डोमेन दे के इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इलास्टिक स्टैक, इलास्टिक सर्च, किबाना और ग्राफाना, और सॉरी इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश और किबाना, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं ये सारी सर्विसेज। अच्छा, अब मैं एडमिन में जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें रनर सेक्शन में हमने ये कंफर्म करना है कि हमारा रनर आ गया है। तो जी 100% आ गया, हमारा रनर अप एंड रनिंग है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। शेयर्ड मोड का मतलब ये है कि ये रनर जितने भी प्रोग्राम इसके अंदर हम चलाएंगे, अगर उनके लिए इनेबल करते जाएं तो सारे इस रनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम स्पेसिफिक रनर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट गेटलैब इसको शेयर्ड मोड पे लेके जाता है और शेयर्ड रनर ही इसको होना चाहिए। अच्छा, ये सर हम कुछ चीज़ें नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो होगा वो कुछ ऐसा होगा बिफोर क्लोजिंग, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे ही छोड़ते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों के पास, वो पूछना चाहते हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं, मेरे से भी, आपसे भी, और हम उनका जवाब दें। तो इस पे आप थोड़ा सा समराइज कर दें कि अभी हमने अब तक क्या क्या चीज़ें की, यानी ब्रीफ एक दे दें। चलें, ये अच्छा है। तो मैं इसको सर समराइज करता हूँ इस स्लाइड पे आके। हमने सबसे पहले linode.com क्लाउड पे जाके अपनी वीएम क्रिएट की। वो वीएम हमने इसलिए क्रिएट की क्योंकि हमने GitLab का एक सर्वर बनाना था और उसके ऊपर हमने अपना सेटअप करना था। तो हमने तो GitLab इसकी का एक सर्वर बनाया। GitLab की उस इसमें लिनोड की बजाय कोई और भी क्लाउड सर्विसेज हो सकती जी, हैं? लिनोड इस वजह से हमने किया कि हमारे पास अवेलेबल लिनोड क्लाउड है इस वक्त। मेरे पास अकाउंट है, मैंने इसको इस्तेमाल किया। हम इसको अपने पास भी सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ होस्टेड। आपको याद है हमने अपने ऑफिस में इसको बहुत अरसे चलाए रखा, 3-4 साल। फिर हम इसको क्लाउड के ऊपर ले गए। हम इसको अजूर के ऊपर भी चला सकते हैं, मैं किसी इन्वायरमेंट में चला चुका हूँ। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं AWS के क्लस्टर पे भी, क्लाउड के ऊपर। हम गूगल क्लाउड के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम डिजिटल ओशन के ऊपर भी कर सकते हैं, और कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है दुनिया में उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। फिर हमने कुबरनेटिस का सेटअप किया लिनोड के ऊपर। उसके बाद हमने एक अलग मशीन बनाई। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, इस वजह से बनाई कि किसी को ये शैबा ना रहे कि जी शायद कोई और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है कुबरनेटिस के क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए। तो एक कमांड थी और एक फाइल थी, जिस फाइल को हमने इस्तेमाल किया क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल थी, और उसको डाउनलोड करके उसके अंदर कॉपी कर दिया, तो हम एक्सेस करना शुरू हो गए। फिर हमने GitLab को और कुबरनेटिस के क्लस्टर को आपस में इंटीग्रेट किया, और हमने एक नेम स्पेस बनाई GitLab के नाम से, GitLab मैनेज्ड ऐप के नाम से, यूजिंग एक प्रोसेस, और उसके अंदर GitLab अपनी मर्जी से जो चाहे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना वो कर सकता है। फिर हमने रनर इंस्टॉल किया। रनर का मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो इम्पोर्टेंट है, विदाउट रनर GitLab का काम लिमिटेड हो जाता है। ये CI/CD का जो काम है वो रनर के बगैर नहीं हो सकता। फिर हमने इंस्टॉल किया इसके ऊपर प्रोमीथियस एक क्लिक करके। फिर हमने सर्ट मैनेजर इंस्टॉल किया और इंग्रेस भी इंस्टॉल किया, और ये सारी चीज़ें उसने एक्वायर की क्लाउड प्रोवाइडर से। अच्छा सर, अब ये क्वेश्चन आया, डू वी नीड डेटाबेस क्लस्टर सेपरेट टू कुबरनेटिस क्लस्टर, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? खुरम साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखें ये हर जगह अपने अपने लिहाज से हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी हर सर्विस का अपना डेटाबेस क्लस्टर सेटअप हो, तो हम पॉड के तौर पे भी इस सिस्टम के अंदर परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम यानी स्टोरेज को अटैच करते हुए क्लस्टर बना सकते हैं डीबी का। दैट इज़ वन प्रैक्टिस, दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब कुछ यूज़ केसेस ऐसी हैं जिसमें आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने इस क्लस्टर के अंदर अपनी डेटाबेस नहीं रखनी, तो आप अपनी डेटाबेस को इससे बाहर डीबी के क्लस्टर के तौर पे बना सकते हैं, डीबी के क्लस्टर के तौर पे। सो खुरम साहब, मेरा ख्याल है आपका सवाल आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और सवाल हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ दिस टीचिंग टू अस एंटरप्रेन्योर्स? अच्छा, सबसे पहली बात, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, सलीम साहब एंटरप्रेन्योर हैं, और ये सारी टीचिंग हमने उस वक्त सीखी जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी स्टार्ट की, आज से 5.5 साल पहले। उस वक्त डेवऑप्स का ज़माना आया और हमने इस वजह से सीखी क्योंकि हम ये प्रॉब्लम्स को रियल टाइम फेस कर रहे थे। और हमारे प्रॉब्लम्स क्या थे? हमारे प्रॉब्लम्स थे कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करें, फिर सॉफ्टवेयर की एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसे मैनेज करें, फिर उसके बाद हम उसकी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कैसे करें, फिर हम डॉकराइजेशन कैसे करें। ये सारे काम डेवलपर्स के करने के शायद नहीं होते, डेवलपर्स इससे पीछे हट जाते हैं, तो फिर हमने ये सारे काम किए। अच्छा, उसके बाद जनाबे अली, प्रैक्टिकल यूज केस दिस टीचिंग टू एंटरप्रेन्योर्स, ये एग्जैक्टली मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। और थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। सर आप अगर अलाउ करें तो हम अपनी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप अलाउ करें हमारी कंपनी के। बिल्कुल प्रोडक्ट की बिल्कुल आप लें जी। अच्छा, हम लोग काम करते हैं ओडो के ऊपर। ओडो हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बिल्ड की, कस्टमाइज़ किया, हमने अपने पूरे प्रोग्राम लिखे और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस मॉडल में हम उसको एक प्रोसेस में उसको ऑफ़र भी कर रहे हैं। तो हमने ओडो का ये सारा प्रोसेस अपने पास सेटअप करना शुरू किया, तो हमारे प्रॉब्लम्स कम हो गए। और अब अगर 1000 यूज़र भी आता है, यूज़र से मुराद टेनेंट, एक यूज़र का मतलब एक टेनेंट है, तो हमारे सिस्टम पे आके विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स उसको हम उसका पूरा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सो दिस इज़ द रियल एग्जांपल फ्रॉम वर्ल्ड, जो हमें चैलेंजेस फेस हो रहे थे और जो चैलेंजेस हमने हल किए। अच्छा, उसके बाद जनाब आपका अगला क्वेश्चन है, यूथ को क्यों लर्न करना चाहिए? देखिए ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूथ क्यों लर्न करें इन बातों को? यूथ ने पैसे कमाने हैं सबसे पहले, यूथ ने फ्रीलांसिंग करनी है, यूथ ने कंपनी चलानी है एंटरप्रेन्योर के तौर पे, यूथ ने नौकरी करनी है। ये 3 ऑप्शंस हैं, मेरा नहीं ख्याल चौथी ऑप्शन होगी। सर कोई और ऑप्शन है तो आप ऐड कर दीजिएगा। अब जब यूथ ने काम करना है तो यूथ ने आईटी के प्रोफेशन में रियल टाइम प्रॉब्लम्स के साथ अपने आप को इंटरलिंक करना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें कितने लाख ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हमें कितने लाख सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग चाहिए, हमें वो लोग भी चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हमें वो लोग भी चाहिए जो सिस्टम एडमिन हो, हमें वो लोग भी चाहिए जो डेवऑप्स हो, हमें वो लोग भी चाहिए जो डेटाबेस के एडमिन हो, हमें वो लोग भी चाहिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करते हो, जो कि दुनिया के साथ compete करें, दुनिया के साथ आंखों से आंखें मिला के उन चीजों पे काम करें जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, तो इसमें इस मैं वजह से थोड़ा हम सा बात करते हैं डेवऑप्स की। जी जी सर। थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा सवाल है कि आई मीन बेनिफिट्स इसमें ये भी हैं कि एक बिजनेस के लिए जो कि जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आजकल की जो कंपनीज हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे ये इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। यानी वहाँ पे ये इन्वायरमेंट होगा जिस पे कुबरनेटिस भी इस्तेमाल हो रहा है और इसी तरह आपकी बाकी क्लाउड की सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है तो फिर आप यू विल बी इन अ डिसएडवांटेज। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप यू विल हैव एन एज ओवर द अदर्स, यानी आपको दूसरों से आपको थोड़ी फौकियत मिल जाएगी आपको कि आप ये स्किल्स भी जानते हैं और कंपनी के अंदर आजकल बिजनेस किया कैसे जाता है। टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ओपन सोर्स हैं, और की कंपनीज दुनिया की यही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द सारी ट्रेंड। सारी अच्छा सर, इसमें मैं ऐड करता जाऊं, मैं आपको पता है हम कंसल्टेंसीज भी करते हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी। पाकिस्तान में बैठे हुए बड़ी बड़ी कंपनियां, फ्रीलांसर से हट के बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसर्स को आप 1 मिनट साइड पे ले जाएं, उनकी चॉइस बड़ी लिमिटेड होती है कि अपनी मर्जी से जो चीज़ करना चाहें और उसमें जाके वो कुछ करते हैं। लेकिन वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, कंसल्टेंसीज कर रहे हैं, यो लोग अपनी कंपनियां चला रहे हैं और वो उनका कस्टमर मार्केट में दुनिया में बैठा हुआ है। जो सर हम दोनों को चैलेंज फेस करना पड़ा 17 में कि हमारा क्लाइंट यूएस में था और यूएस में वो बैठा हुआ क्लाइंट वो चीज़ें कह रहा था जो कि उस वक्त की डिमांड थी और हम उसको कुछ और ऑफर कर रहे थे। मिसाल के तौर पे उसने सबसे पहले कहा जी मुझे वो स्किल सेट वाला बंदा दो जो मेरे पाइथन को भी मैनेज करे, मेरे गूगल क्लाउड को भी मैनेज करे, मेरे कुबरनेटिस क्लस्टर को भी देखे। यानी और डेवऑप्स मांग रहे थे। डेवऑप्स मांग रहे थे। तो उसके लिए तो हमें ये स्किल सीखना ज़रूरी है। अब हमारे पास हज़ारों कंपनियां हैं पाकिस्तान में, मैं छोटी-बड़ी सारी मिक्स करके बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से बाहर क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं और वो सारे इसी तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। और बाय द वे दीज़ स्किल्स आर वेरी, वेरी हाइली पेड। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मुझे किसी ने कहा कि जी मैं एक इन स्किल्स का एक बंदा मुझे चाहिए 4 साल एक्सपीरियंस के साथ, और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको कम से कम उस कैंडिडेट को 2 लाख रुपया पर मंथ देंगे, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है इस ज़माने में। अच्छा जी, डिग्री वाली जो बात आपने की है जी, डिग्री तो हमें लेनी ज़रूरी है, चाहे वो प्रोग्रामर के तौर पे हो, चाहे इंजीनियर के तौर पे हो, क्योंकि डिग्री हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाती हैं जो हमारे माशरे में हमें ज़रूरत है। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब स्किल्स की बात, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी, हाँ, ये मेरा ख्याल सवाल जो है वो कह रहे हैं कि डू वी हैव टू बी ए डिग्री होल्डर और प्रोग्रामर, यानी यू डोंट हैव टू बी ए डिग्री होल्डर और प्रोग्रामर, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। बाबर जो कह रहे हैं कि डिग्री होल्डर जो है उसको एडवांटेज ये होगी कि उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा बैकग्राउंड होगा, बट ये है कि देयर इज़ नो, यानी कि मस्ट नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। और तो दूसरा सवाल उन्होंने कहा था कहाँ से ये कोर्स हो सकते हैं। अच्छा सर, ये कोर्सेज तो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, ये सारी एफर्ट्स इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें पढ़ी हों। हमारा अपना जो पोर्टल है opensourceeducation.net, अली अगर आप उसको यहाँ पे कमेंट्स में लिखते हैं, उसके ऊपर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कामरान अजीम साहब के यूट्यूब चैनल पे है, और ये सारे उर्दू की बात कर रहा हूँ, वैसे इंग्लिश में भी बहुत है। अच्छा, अगर आप ये स्किल सीखें तो स्कोप क्या है? स्कोप मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्कोप इतना ज़्यादा है कि सारी दुनिया में ये स्किल्स इस वक्त ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपका डेवऑप्स क्लाउड के अंदर भी रिक्वायर्ड है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी रिक्वायर्ड है, आपके आईओटी के अंदर भी रिक्वायर्ड है, आपके वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब की होस्टिंग और इस तरह के मैनेज के अंदर भी रिक्वायर्ड है, आपकी नॉर्मल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी डेवऑप्स की वैल्यू है। अच्छा जी, यस अली भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह टीच करते हैं, आप डरे नहीं, ही इज़ वेरी गुड गाय, बहुत अच्छे माशाल्लाह हैं। अच्छा जी, अगला कमेंट देखते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स आर नॉट वेरी गुड। अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी बात कही, ये मेरे दिल की बात कही, क्योंकि मेरे भी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, मैं भी प्रोग्रामर अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों में नहीं मैं था। ठीक हूँ। अच्छा चले सर, ये आपने था कह दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप समझते हैं, लेकिन आई एम स्टिल फीलिंग दैट आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, गुड प्रोग्रामर। अच्छा, ये हमारा पेज है, मेरा पेज है, अगर आप इसको देख लें, इसके ऊपर हम अपडेट्स देते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगला है जी opensourceeducation.net, ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पोर्टल के ऊपर हमने बहुत सी चीज़ें डाली हैं और हम डालते जा रहे हैं, और ये पोर्टल तकरीबन 8 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ। मेरे बहुत पुराने आर्टिकल भी हैं, कामरान अजीम साहब के हैं, और बहुत से दोस्तों के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। और हमने ये पोर्टल इसीलिए बनाया था कि हम दोस्त मिलके कंट्रीब्यूट करें इसके अंदर, और जो भी लोग इसके अंदर आके सीखना चाह रहे हैं वो सीख सकें।
अच्छा जी, फरम साहब का सवाल है, इसको हम देखते हैं। कैन वी डिस्ट्रीब्यूट यूजर्स बिटवीन नोड्स इफ एप्लीकेशन इज सेम एंड डेटाबेस इज कॉमन? अच्छा, ये पॉसिबल है, हमारे पास बहुत से ऐसे काम आजकल हो रहे हैं कुबरनेटिस के अंदर, हम ये कर सकते हैं। एक काम तो हम बड़ा कॉमन करते हैं, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता जाऊं, जिसको हम कहते हैं कैनरी डिप्लॉयमेंट्स। कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होती है कि आप एक अपना स्टेबल इन्वायरमेंट चला रहे हैं और आपने नए फंक्शंस के साथ अपने इंजन को अपडेट किया, और अब आप कस्टमर से ये पूछते हैं कि आप एग्री करते हैं कि अगर मैं आपको अपने बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल करूं। अगर वो एग्री करे तो आप उसको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपका जो कैनरी डिप्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली उस यूजर को वहां पे मूव करवा देता है। सो अगर आपका 1 मिलियन यूजर है तो उसमें से आप चाहते हैं कि सिर्फ 1000 यूजर जो है, स्पेसिफिक यूजर इस तरफ चला जाए, तो ये पॉसिबल है, ये हो रहा है इस वक्त, और ये कुबरनेटिस के जरिए हो रहा है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर वीडियोस आ रही हैं मेरी और सलीम साहब की, तो इनको आप इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बेशक कर लें, वैसे देखते हैं तो वैसे देखते रहें। और उसके बाद ये चैनल बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये मेरे टीचर हैं कामरान अजीब साहब। कामरान साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। कामरान साहब इस वक्त ओस्लो के अंदर मौजूद हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशनों के साथ काम करते हैं एज ए कंसल्टेंट अपनी कंपनी के साथ से, जिनको हम दुनिया के बड़े की प्लेयर्स के तौर पे देखते हैं। तो ये अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मिर्जा अली टीचेस पाइथन एंड हिज 10। अच्छा चलें, ये बात तो है। आजकल जी जो नई जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा फास्ट है, ऑब्वियसली उनको फास्ट होना भी चाहिए। अगर वो फास्ट नहीं होंगे, हमसे ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो आगे नहीं जाएंगे बल्कि पीछे जाएंगे। सो ये कमेंट है, लास्ट अमेजिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, कोई और चीज़ आपके माइंड में हो, हम 2-3 मिनट में उसको कवर करें और फिर हम क्लोज करते हैं। आई थिंक आपने कवर कर लिया। बेसिक तो ये है कि अब इसका बाकी डिटेल्स एक और नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और अच्छा ये बेसिक यही है कि जो टूल्स अवेलेबल हैं और इनकी यूसेज जो है वो सीखी जाए, और उसमें यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप यू कैन आपके पास फ्री में अवेलेबल है, एनवायरनमेंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप उसमें गलती करते भी हैं, आप दोबारा रीसेट करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। मैंने जिस तरह सीखा है उसकी मैं एग्जांपल देता जाऊँ आखिर में, कि एग्जैक्टली आपने जो बात कही ना, कि मेरे से चीज़ें गलत होती थी और मैं बार बार रीडू करता था। और सर आपके सामने की बात है, 5 साल 6 साल से हम एक कमरे में बैठ के काम करते हैं, हमारी टीम सारी इकट्ठी काम करती है। आपने खुद देखा है कि हमारी सेटिंग्स रात को 2-2 बजे तक रही हैं सीखने के लिए, और वो सीख के इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया इनका, मैं ये ले लूँ और फिर सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, विच क्लाउड एंड लिनक्स सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस? कोई क्लाउड सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए और कोई लिनक्स सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। लिनक्स सर्टिफिकेशन, क्लाउड सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस जगह आप जॉब करने जा रहे हैं वो आपसे कोई क्रेडेंशियल मांगते हैं। आप ये यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट में रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर्स और फिर उबंटो की सर्टिफिकेशन, उबंटो ने वो एलपीआई के नाम से चल रही हैं और इस तरह की, तो उनके ऊपर अगर आप देखें तो वो एक थॉट प्रोसेस से गुजारते हैं, और उसका मतलब ये है कि वो आपको वो सारे रियल टाइम प्रॉब्लम से गुजार के आपको एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो अगर इस नीयत से वो सर्टिफिकेशन करनी है कि मुझे लर्निंग करनी है तो गो फॉर दैट, अदरवाइज ये चीजें करने के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, ना डिग्री की जरूरत है ना सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, आपकी सेल्फ मोटिवेशन की, विलिंगनेस की, और आपके अंदर थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। जुनून का वर्ड सर मैं यूज कर रहा हूँ विद योर परमिशन, क्योंकि जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होगी, इंस्पिरेशन नहीं होगी, आप कोई काम नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन इज मस्ट। अच्छा, इस सेशन का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते को होगा,
और जिन लोगों ने ये सेशन देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अगला सेशन जरूर देखें। इस वजह से देखें, मैं आपको 1 सेकंड में बता दूं कि ये पूरा साइकिल हम उसमें कवर करेंगे। हाँ, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड का जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, ये पूरा साइकिल हम कवर करेंगे। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे यूजिंग गिटलैब, यूजिंग डॉकर, यूजिंग कुबरनेटिस। जो हमने आज सेटअप किया है एग्जैक्टली यही सब कुछ हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। सो ये इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। और हमारा ये इसको सिंप्लीफाई करने का, शॉर्ट करने का एक ही मकसद है कि हम एक पुराने प्रोसेस में फंसे हुए हैं, उस प्रोसेस से हमने किस तरह निकलना है बाहर और दुनिया के साथ आंखें से आंखें मिला के किस तरह काम करना है। सो अगर 2 वीडियोस 3 से 4 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हम सीख जाते हैं अपनी जुबान में, सो मेरा नहीं ख्याल इससे आसान कोई चीज होगी। सो थैंक यू वेरी मच। बस एक आइटम जो इनका सवाल पहले था कि इस पे जो आपने सर्टिफिकेशन की बात की थी, आई थिंक अगर आप इस एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके और आप इसमें क्लाउड सर्विस करके, दिस इटसेल्फ इज अ सर्टिफिकेशन। अगर कोई पूछता है तो आप कहें ये देखिए मेरा सारा काम जो है इस एनवायरनमेंट में बना पड़ा है या इसमें मैंने काम किया, तो ये इटसेल्फ इज अ सर्टिफिकेशन। अगर आप वो वहाँ चले जाते हैं तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सर्टिफिकेशन करें अगर जहाँ कोई डिमांड करता है। बट आई थिंक इफ वंस यू हैव दिस एनवायरनमेंट और इस पे आपने अपना काम कर लिया और ये आपके पास एक प्रूफ है कि ये गिट लैब में आपकी पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, तो दिस इज सर्टिफिकेशन। हाँ, ये सारा हम चलाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेराफॉर्म को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, बेसिक्स से इंशाल्लाह आगे निकलें तो फिर हम आगे जाएंगे। सो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ करें कि हम इस तरह की चीजें आगे भी इंशाल्लाह आपके लिए करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।